आज के लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इल्यूस्ट्रेशन, ये जो एग्जाम्पल है मैंने देखे ऑलमोस्ट, तो कुछ लग नहीं रहे थे, कोई बाकी थे। और इनकेस यदि चलाने बाकी रह गए हो तो मुझे पर्सनली कुछ मैसेज कर देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उसकी कॉपी पेस्ट करके रखूंगा। ओके क्योंकि अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता, लेकिन आई एम ऑल्सो कंफ्यूज अबाउट इट कि कौन सा एग्जाम्पल हो गया था, सॉरी कौन सा बाकी था। क्योंकि ओवरऑल तो मुझे ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकेस कुछ बाकी रहेगा तो मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में कॉपी पेस्ट करके रख दूंगा। हाँ बोल नील। બધા એક જેવા જ છે। ऑलमोस्ट सेम जैसे हो गए, लेकिन फिर भी इनकेस बाकी रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करा दूंगा। ओके ध्रुविन बोल रहा है एग्जाम्पल 9, राइट? कोई बात नहीं बेटा, कॉपी पेस्ट करके रखूंगा 9 नंबर का एग्जाम्पल। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको सोचना है, बताना है कि स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब का सेंटर ऑफ मास, देखो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो ना कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसे कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा सिमेट्रिकल? वर्ड याद रखना, सिमेट्रिकल पता है ना, कोई भी चीज का आधे आधे पार्ट्स करो तो दोनों साइड एक जैसे होते हैं। तो जब भी सिमेट्रिकल पार्ट्स होगा ना बच्चों, तब उस सिमेट्रिकल पार्ट्स के सेंटर ऑफ मास और जियोमेट्रिकल सेंटर दोनों एक ही कोइंसाइड होते, एक ही पॉइंट पे होते। ये चीज माइंड में डाल देना। खाली सेंटर ऑफ मास उसका ही फाइंड करना पड़ता है जिसका सिमेट्रिकल नहीं निकल रहा हो। लाइक एग्जांपल फॉर मैं ऐसा बताऊं, ये जो है वो स्फीयर है, तो स्फीयर के सिमेट्रिकल ये ऐसा होता है, हाँ कि ना? तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बीच में होता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन मैं ऐसा ऑब्जेक्ट बना दूं तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके तो जब भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो सिमेट्रिकल हो, उसका सेंटर ऑफ मास जब भी पूछे तो उसका जियोमेट्रिकल सेंटर लिख देना है। तो सारे आंसर में एक ही आंसर आएगा, क्या? सेंटर ऑफ मास जियोमेट्रिकल सेंटर। जियोमेट्रिकल सेंटर। ओके कोई डाउट बच्चों? ક્યુબમાં પણ कोई भी बेटा, ક્યુબમાં તો ઇન્ટરસેક્શન ના આવે ડાયગોનલ્સ में। यानी कि तो वो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर ही हुआ ना। क्यूब के अंदर भी डायगोनल सेंटर जो होता है वो जियोमेट्रिकल सेंटर ही हुआ। ओके पता चला? जियोमेट्रिकल यानी कि जो दिख रहा है ना उसका बीच का सेंटर, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसका एग्जैक्ट बीच का कौन सा पॉइंट है, वो उसका जियोमेट्रिकल सेंटर हुआ। तो सेंटर ऑफ मास यदि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो तो इस पॉइंट के ऊपर ही कोइंसाइड करते हैं। क्लियर? यस सेकंड नंबर का अच्छा है क्वेश्चन। HCl molecular separation between the nucleus of the two atoms is about the 1.27 angstrom. Find the approximate locations of the center of mass of the molecules. HCl है तो एक और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस होता है एटॉम्स। उसका समझ लो सेंटर ऑफ मास कहीं कोई बीच में कोई पॉइंट पे ऊपर है, जैसे लाइक एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर है। अब वो पॉइंट कितना है वो पता नहीं है। अब यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 1.27 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। लाइक एग्जांपल समझ लो ये पॉइंट हम x ले तो ये कितना हो जाएगा 1.27 माइनस एक्स। सेंटर पे नहीं है ना बच्चों। क्यों सेंटर पे नहीं है? इसका मास भारी है, देखो क्लोरीन हेवी होगा, यहाँ लिखा है कि 30.5 टाइम्स हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन का समझ लो मैं m लू मास, तो इसका कितना हो जाएगा 30.5 m। चाहो तो m1 m2 लेके बाद में m2 की जगह और m1 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, या डायरेक्टली एज्यूम कर लो। अब XCM का फॉर्मूला क्या था बच्चों? m1 x1 plus m2 x2 upon m plus m1 plus m2 m1 x1 m2 x2 m1 plus m2 m1 plus m। अब मैंने एक चीज बताई थी, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कोई पॉइंट जो ओरिजिन के ऊपर है, तो हम वही पॉइंट एज्यूम कर लेते। लाइक एग्जांपल फॉर ये ओरिजिन पॉइंट है बच्चों। यदि ओरिजिन पॉइंट होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ इंसिडेंट होता? 0 0 पे, हाँ कि ना? याद हो आप कहीं भी कोई भी जैसे ऐसा था तो आप यहाँ पे ओरिजिन ले सकते हो, चाहो तो ये हाइड्रोजन की जगह ओरिजिन ले लो। हाँ ओके कहीं भी आप ओरिजिन ले सकते हो, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कहाँ ओरिजिन लो। यदि हाइड्रोजन के ऊपर लो तो x1 0 आ जाएगा और x2 क्या हो जाएगा 1.27। पता चल रहा है ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये डिपेंड कर रहा है कहीं भी। मैंने एक बार ये वाला करा दिया था,
अब ये मैं ओरिजिन को बीच में रखता हूँ, एक ये हो जाए तो दोनों टाइप के सम सोल्व हो जाए। इसलिए चलो लगा दो 0। m1 कितना दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन, एम एच है डिस्टेंस x, 0 થઈ જવાનું m2 35.5, 0.5 m x2 1.27 1.27 1.27 माइनस x है यार, x2 x2 સર ये मान लो। 35.5 m કેમ કે એટલા ટાઈમ્સ છે ને એટલું નહીં हाँ तो 35.5 ओके, लिखना भूल गया मैं, लिखा तो ऐसे ही मैंने, यहाँ m तो लिखा है देखो, है ओके। चलो बच्चों ये ना मैंने लिखा, आपको शायद ऐसा कंफ्यूजन हो, ये 1.20 से नीचे माइनस x लिखा था, देखो टोटल 1.27 है तो इतना x है, तो इतना कॉमन लॉजिक है ना, 127 माइनस x होगा, पता चला ना बच्चों। अब नीचे m1 m2 की जगह शायद वैल्यू लिखूं कि ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। mm कॉमन हाँ। कट, mm कॉमन निकाल के कट कर दो, ओके। x 35 1.27 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओके। नाउ इट्स योर टर्न, आपको सोल्व खुद करना है सम। चलो कोई डाउट इसमें, बहुत इजी था सम। ध्यान रखो ओरिजिन कुछ भी ले सकते हो, चाहूं तो मैं सम ऐसे भी कर सकता था, कैसे बोलो, ये मैंने ओरिजिन पॉइंट ले लिया, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये यहाँ है, तो समझ लो कि ये डिस्टेंस x ले लिया मैंने, ये आपको कॉमन लॉजिक है तो 1.27 दिया था, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ओके। तो अब यही सम यदि इस मेथड से करने बैठे तो ऐसा लगेगा m इंटू 0, x1 0 है ना, हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन के लिए ओरिजिन पॉइंट ही उसका पोजीशन है तो 0 आ जाएगा, m2 35.5, शायद ये थोड़ी इजी हो जाएगी आपको मेथड, ये वाली मेथड से, આ જ easy રહેશે समझ में आ गया बच्चों। हाँ इज इक्वल्स टू एक्सीएम, अब 0 नहीं डालना है, अब क्या करोगे एक्सीएम, क्योंकि आपने एक्सीएम यहाँ लिया है, एक्सीएम क्या कर लिखोगे, x लिखोगे। अब ये इजी इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ m1 और m2 की वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा वापस, वही की वही मेथड यहाँ आ गई, यहाँ 0 था देखो, ओरिजिन एक्सीएम, मैंने ओरिजिन को एक्सीएम के ऊपर ओरिजिन लिया था, और यहाँ मैंने एच के ऊपर ओरिजिन लिया हुआ, और एक्सीएम कुछ डिस्टेंस पे आ रहा है, तो फाइनली दोनों मेथड अपने हिसाब से इक्वल लेवल की ही है। फिर समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हेलो बच्चों। हाँ सर सम ऐसा है, ये H और ये Cl, मैं यहाँ XCM ले लेता, ओके, यहाँ XCM पता नहीं कहाँ है वो, x डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस आपको 1.27 दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में। अब मैं ओरिजिन यहाँ लू, इसको ओरिजिन लू, या इसको ओरिजिन लू, कोई फर्क पड़ेगा आंसर में, नहीं, ओके, आंसर में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, ओरिजिन आप कहीं भी लो, आंसर में कोई भी टाइप का फर्क, ऐसा एक बार इक्वेशन आ गया था ना, हमने करा दिया है आई थिंक, याद हो तो, हाँ सर ओके, सेम इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, चाइल्ड सिट स्टेशनरी ऑन द वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली, यहाँ बैठा है यूनिफॉर्मली विद द स्पीड v, ये ट्रॉली है ऐसे जा रही है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इफ चाइल्ड गेट्स अप एंड रन्स, खड़ा हुआ और दौड़ना स्टार्ट कर दिया ऐसे, तो क्या उसका सेंटर ऑफ मास जो था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कितनी होगी, कोई बता सकता है। એટલે ને એટલી જ રહેશે अब पहले कितने, वो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ कितनी दी है, सॉरी v दी है, हाँ कि ना, पूरा सिस्टम ही, यहाँ पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से जा रहा है, पहले जो एक्सीएम था उसका सेंटर ऑफ मास। अब कॉमन लॉजिक है, जब तक उसके ऊपर आप फोर्स नहीं लगाते तब तक कोई चेंज नहीं होगा। बोले सर इसने दौड़ा तो क्या उस दौड़ने से कुछ फोर्स नहीं लगेगा, नहीं। अब मैंने एक चीज बताई थी ना, वो कार वाला एग्जांपल, कार के अंदर बैठोगे, हाँ कार के अंदर बैठ के आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम की बात है तो सिस्टम के अंदर आप कोई भी टाइप का फोर्स लगा लो कुछ फर्क पड़ेगा। आपको इसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए आपको क्या करना, नीचे उतर के, एक्सटर्नल फोर्स, हाँ नीचे उतर के आपको बाद में फोर्स लगाना पड़ेगा, बाद में आप यहाँ बैठे बैठे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि v सेम रहेगा। कोई डाउट ना क्यों वाला क्वेश्चन। नो सर चलो 7.4, सो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल
content between the vector A and B is 1/2 of the magnitude A cross B. बहुत इजी है ये भी. देखो आपको मैंने क्या बताया था, A cross B यानी कि क्या होता है, ये A और B, sin theta. ये इसका A एरिया, B sin theta. हमने इसका एरिया होता है कि नहीं, हम्म. इसका एरिया हुआ. तो A क्रॉस B यानी कि क्या हुआ, ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया हुआ, हाँ. एरिया ऑफ ए बी सी डी. मैं लॉजिकली जा रहा हूँ, देखो. ओके, थियरिकली भी जा बताऊंगा आपको, लेकिन लॉजिकली ऐसे सम सोल्व होता है. यानी कि जब एमसीक्यू में पूछते, और ऐसे ये सम एमसीक्यू में पूछेगा आपको, 1 मार्क्स या न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछ सकते. एरिया ऑफ एमसीक्यू में तो नहीं पूछ सकते, 1 मार्क्स में पूछ सकते थे ज्यादा से ज्यादा. दूसरा क्या दिया हुआ, अब मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेन द ए क्रॉस बी. अब ट्राइंगल कितना हुआ कंटेंट, तो ये ट्राइंगल कंटेंट हुआ, देख लो, हाँ. ई बी सी. तो कॉमन लॉजिक है यार, पता चल गया ना. डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल दो इक्वल करते 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके आप. हाँ. of the parallelogram divide the diagonals, diagonals of the parallelogram divide the parallelogram in 2 equal area. हाँ कि ना. हाँ. कॉमन लॉजिक एरिया ऑफ एबीसी है, वैसे देख के पता चल सकता है कि एरिया ऑफ एबीसीडी से कम होगा. एरिया ऑफ एबीसीडी हमने ऑलरेडी प्रूव किया, क्या, ए क्रॉस बी. A cross B. हो गया जो प्रूफ. एंड मैग्नीट्यूड. तो स्टेटमेंट आप रीड करो ना, तो यही आपको प्रूफ करने को पूछा. देखो कि सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल is between the AB is 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. वैसे यहाँ मैग्नीट्यूड ही लिखना होता है. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया AB एरिया होता है, ध्यान रखना. A क्रॉस B तो वेक्टर मिलेगा आपको, एरिया स्केलर क्वांटिटी. अभी कोई डाउट बच्चों इसमें? नो सर. ओके, ना, तो ऐसे सर. प्रूफ करके बता देना, तो ये थोड़ा इजी रहेगा. मैथ्स 9th का मैथ्स का यूज किया हमने, डायगोनल्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, वो मैथ्स का यूज किया इसमें. 7.5 देखो. so that A dot B cross C is equal in magnitude to the volume of parallelogram formed on the 3 vector. ऐसे इस टाइप का इक्वेशन है, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C. ये A ले लेते हैं, B ले लेते हैं. ये 3D बनाना होता तब बहुत हैरान होता हूँ मैं. ये B लिया, ये C लिया और ये A लिया. ऐसे या बताऊँ मैं, पैरेलल पाइप है ना, तो ऐसे बना देता हूँ. ओके, पैरेलल पाइप. नाउ देखो इसको, लाइक एग्जांपल फॉर में, यदि इसको, एक मिनट हो, ये वाला जो भाग है उसको मैं समझ लो कि बी लू, हाँ. सी लू, तो बी क्रॉस सी ये वाला भाग होगा, हाँ कि ना. हाँ. ए यहाँ आता है, ए यहाँ आता है ना पूरा. अरे हाँ ना बोलो यार. तो ये पूरा ए ही है ना. ए आप देखो क्या हुआ, बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर हुआ, सॉरी पैरेलल हुआ. ये वाला भाग है, ये भाग है, तो ये भाग ऐसे जा रहा है. तो वैसे ही बी भी ऐसे ही जा रहा है ना, देख लो, ये ऐसे जा रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो सिमिलरली ए भी ऐसे ही है ना, बी नहीं ए. ओके, तो अब थियोरिकली प्रूफ करते हैं कि कहना क्या चाहता है. ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी 90 डिग्री ले ले. हेलो, बीसी साइन 90 हो जाएगा, BC sin थीटा. साइन 91 ए डॉट बी सी. अब डॉट है, ध्यान रखना बच्चों, क्या है ये डॉट हटाओगे तो क्या होगा, cos थीटा. अब यहाँ देखो, एक बी क्रॉस सी का जो प्लेन है ना, ये प्लेन वो ए से पैरेलल है, देख लो. ओके, बी क्रॉस सी का हाँ. ए से पैरेलल है, ये भी ऐसे जा रहा है
थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज लाइव होते मैं आपके सामने होता तो कुछ ऐसे चीज लेके ट्राई करता समझाने के लिए। जस्ट फील करो टॉपिक को। बी क्रॉस सी का ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये जैसे यहाँ जा रहा है ऐसे, तो वही डायरेक्शन में ए है, देख लो। हाँ, जीरो थी, सेम डायरेक्शन में है तो cos थीटा 0, नहीं थीटा 0 ABC। तो cos 0 1, तो a इंटू बी इंटू सी। अब ये ए बी सी क्या है, मैग्नीट्यूड है, देख लो। a इंटू बी इंटू सी यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो पैरेललोग्राम का, यानी कि क्यूबॉइड का, LB। बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी आ गया आंसर, वॉल्यूम। तो वो तो पूछा था क्वेश्चन कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमने प्रूव किया a इंटू बी इंटू सी, मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट नहीं हो, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। ए बी सी, ये ए बी सी की वैल्यू कितनी प्रूव करनी थी, देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम। हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, हाँ पक्का पता चला ना? हाँ सर। पहले मैंने क्या हाँ। किया, पहले बी और सी को हटाया, और बी और सी एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, बी और सी एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, तो बी सी साइन 90 हो जाएगा, और बी ए बी सी cos 0। अब ये 90 क्यों हो तो पता है ना, एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे बी और सी। लेकिन बी और सी से जो प्लेन बना वो ए से पैरेलल है, इसलिए हमने क्या डाला, cos 0 डाला, तो डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट था बी क्रॉस सी, तो उसको हटाया तो साइन हाँ लगा। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों यार? यस सर। हाँ सर। ये पहले मैंने हटाई, ये बी क्रॉस सी, तो ये हो गया बी सी साइन 90 हटा दी तो 1 हुआ। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि ये हटाया तो cos थीटा हुआ। अब थीटा कितना था, 0 था। अब थीटा 0 क्यों है, तो बी और सी से जो प्लेन बना उससे ए जो है वो पैरेलल है, इसलिए थीटा 0, ए इंटू बी इंटू सी यानी कि वॉल्यूम। क्लियर? अच्छा, समझने के लिए अच्छा, बाकी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं। हाँ सर। ओके, कॉन्सेप्चुअली अच्छा था। चलो नेक्स्ट, find components along the xyz axis of the angular momentum L of the particles whose position vector is r with the component x, y, z and the momentum is p with the component px, py and pz, so that if the particles moves only in the xy plane, the angular momentum has a only z component. Question complicated है थोड़ा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारे पास दो चीज है, क्या क्या, एंगुलर, Displacement। ओके, मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर आर, तो आर के तीन कंपोनेंट, अभी कोई भी होता है, तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन कंपोनेंट होते हैं, तो आर एक्स, आर वाई और आर जेड ले लेता हूँ वेक्टर फॉर्म में। दूसरा है मोमेंटम पी, तो वो भी समझ लो, अभी तीन कंपोनेंट ले लेता हूँ, PX, PY, PZ। अब यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा है कि पार्टिकल्स मूव ओनली एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल्स कहाँ मूव हो रहे हैं बच्चों, XY प्लेन। अब एक्स XY। वाई प्लेन में जा रहा है, तो जेड प्लेन, जेड एक्सिस का कोई काम है, नहीं। ना। तो यदि ये एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट घूमता होता तो उसका पोजीशन वेक्टर भी एक्स वाई क्या आता, ध्यान रखना, अच्छे से समझा रहा हूं मैं, और मोमेंटम भी एक्स वाई आता। अब एग्जाम में, सॉरी सॉल्यूशन में ये पूछा है कि मुझे जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आता है, तो वो प्रूव करना है खाली जेड कंपोनेंट। अब यहाँ तो एक्स और वाई कंपोनेंट है, दिया है एक्स वाई कंपोनेंट में मूव हो रहा है, लेकिन जो आंसर पूछा है वो आपको एंगुलर मोमेंटम जेड कंपोनेंट का प्रूव करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एल, LRP। L एल RP। आर क्रॉस पी, दोनों का कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, ये आर एक्स यानी कि आई कैप हुआ, हाँ। जे कैप, पी एक्स आई कैप, यहाँ डायरेक्ट आई की जे लिखना भूल गए लेकिन समझ लेना आप, और पी वाई जे कैप। बच्चों इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एक चीज याद रखी थी, क्या, सेम वाली वैल्यू क्या होती है, रेक्टेंगल सेम, वाला फॉर्मूला। नहीं सेम वाले जीरो होते हैं, सेम वाले, तो आर एक्स को मैं पी एक्स आई आई जे हो जाएगा 0 इसका। अब मैं आर एक्स को पी वाई के साथ करूं तो आई जे के कैप हो जाएगा बच्चों, यहां लिखूंगा आर एक्स पी वाई। अब इसकी बारी, आर वाई जे को पी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाए, जे क्रॉस आई माइनस के, और आर वाई पी एक्स हुआ, आर वाई जे को जे के साथ करो तो 0,
हाँ अब पता चला लिया तो हमने आई और जे, लेकिन मिला क्या, के। के। अब दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो माइंड में डाल दो कि आंसर जनरली क्या होता है, उल्टा आता है। यदि आई और जे का पूछा है, कॉमन लॉजिक है ना, आई क्रॉस जे क्या करते थे बच्चों, के। वैल्यू इसके आई और जे कंपोनेंट, यदि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो एक्चुअली आई और जे नहीं मिलेगा, आपको कोई तीसरी डायरेक्शन मिलती है। ओके, सो दैट्स व्हाई ये आंसर के कैप के अंदर है। के कैप यानी कि क्या हुआ, जेड डायरेक्शन। कोई डाउट बच्चों? नो सर। पक्का है ना? तो ना। आंसर 2 हो गया ना, कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका खाली कितना कंपोनेंट मिला, देखो यहाँ क्वेश्चन में नीचे लास्ट वाली जी, लाइन Z। जेड कंपोनेंट, तो ओनली जेड कंपोनेंट। यहाँ कोई एक्स और वाई दिख रहा है? No, sir. Hence proved that L angular momentum has only Z component. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिया था तो फटाफट जा रहा है यार, जल्दी जल्दी में। ओके, two particles each of the mass m, speed v, travel in the opposite directions along the parallel lines separated by the distance d. एक मिनट, two particles each of the mass m, speed v, travel in the opposite direction along the parallel line. Two particles each of the mass m and speed v travel in the opposite direction along the parallel line separated by d. ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अभी पता नहीं है क्योंकि डायरेक्ट, अरे यार दोनों क्यों निकल गए। सो दैट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक एग्जांपल, कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे LHS पे जा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, समझ लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इस साइड में, हाँ कि ना? तो ऐसी सिचुएशन है। So that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. यानी कि मैं इस पॉइंट के ऊपर लूँ एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम, इस पॉइंट के ऊपर लूँ, या इस पॉइंट के ऊपर, या इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट लूँ, मुझे एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा बच्चों, सेम ही मिलेगा। Yeah. अब बोलोगे सर ये सब पता नहीं चल रहा, जज अभी भी इतना डाइजेस्ट नहीं हुआ। पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डाल देते। क्या था फॉर्मूला बच्चों? RP. आरपी। आर पी को अभी, क्योंकि पी मोमेंटम की बात यहाँ कुछ की नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा निकालेंगे। बोलो क्या होगा? आर आर M. कितना दिया हुआ, डी दिया हुआ है, देख लो। हाँ सर। ओके, ये एम इंटू वी होता है, तो डी डी क्रॉस एम भी आंसर आया एंगुलर मोमेंटम बच्चों, डी क्रॉस एम इंटू वी आया। अब समझ लो कि मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इसका दो मोमेंटम मिलेगी, इसका और इसका, हाँ कि ना, क्योंकि दोनों इफेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट 1 लू और ये पॉइंट 2 लू, तो एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम 1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 हो जाएगा। हेलो बच्चों, टू पार्टिकल, इस पूरे सिस्टम का मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है अलोंग द फर्स्ट पार्टिकल्स, ये फर्स्ट पार्टिकल के अलोंग मुझे फाइंड करना है। जैसे हम नहीं ऐसे करते थे, इसको एक्स डायरेक्शन ले लिया, यहाँ 0 0 ली, या तो इसको भी ले सकते, यहाँ भी ले सकते, कहीं भी आप लो, आंसर सेम ही आता है। तो देखते हैं 1 लेके 1.8, 8.1, L1 प्लस L2, L1। अब देखो इसके लिए यही पॉइंट है और यही मोमेंटम है, तो R 0 हुआ बच्चों, D 0 हुआ। अरे हाँ ना बोलो यार। एल का फॉर्मूला है डी क्रॉस एम इंटू वी। मुझे इस पार्टिकल का इस पॉइंट में से निकल रहा है मोमेंटम फाइंड करना है, तो इस पार्टिकल के लिए, अब समझ लो यहाँ होता तो इस पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस लेता मैं, यहाँ होता तो ये डिस्टेंस लेता, लेकिन ऑब्जेक्ट की खुद यहाँ है, तो कोइंसिडेंट हो, डिस्टेंस तो 0 है। एक मिनट पर, एक मिनट, बंद हो गई स्लाइड, दिख रही है देखो तो ना। एक मिनट। हाँ,
ओके हो गया। आज आ रही है बच्चों? હા સર પણ ઓલું નહીં દેખાતું. હવે દેખાય છે હવે? यस ओके, तो पहले का डिस्टेंस 0 था, L2 डिस्टेंस कितना था समझ लो, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस D पूछा दिया हुआ है, तो ये पॉइंट इस पोजीशन से, एक मिनट में ना स्पॉटलाइट ले लूं तो एटलीस्ट आपको ज्यादा मजा आएगा उसमें। ओके, इस पॉइंट से मुझे इसका मोमेंटम फाइंड करना, उसके अलोंग में ऐसे ऐसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट, लाइक एग्जांपल फॉर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? D हुआ, हाँ और दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही है बच्चों, तो m इंटू वी, वेलोसिटी यहाँ की इसकी भी v है और इसकी भी v है, तो आंसर आ जाएगा dmv। सिमिलरली मैं यहाँ L2 लू तो भी वही चीज होगी, देखो L1 प्लस L2, L1 इस L2 के अलोंग्स में यदि मोमेंटम फाइंड कर तो L2 से L1 का मोमेंटम हो जाएगा d इंटू mv, लेकिन L2 का मोमेंटम इस पॉइंट का उसके खुद के मोमेंटम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 0 होने की वजह से 0, इसका भी आंसर dmv है। अब इन केस में यहाँ बीच में भी कोई पॉइंट लू, समझ लो कि x, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स, तो यहाँ भी मैं आंसर एटलीस्ट क्वेश्चन ये लू ना, तो आंसर मेरा ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, dmv ही आएगा। आपको यदि करना हो तो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा L3 पॉइंट पे, L1 प्लस L2, L1 कितना था, डिस्टेंस कितना लिया था, x इंटू mv, दूसरा डिस्टेंस कितना लिया था बच्चों, d माइनस एक्स L2 से। भाई पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन को हाँ, सर। समझ लो। L1, तो L1 से ये, अब मैं इस पॉइंट थर्ड पॉइंट की अलोंग में मोमेंटम फाइंड कर, तो इस थर्ड पॉइंट के अलोंग में डिस्टेंस x था और ये L2 के रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस d माइनस एक्स था, तो डिस्टेंस लिखा मैंने और m इंटू वी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैल्यू डाल दोगे तो ऑलमोस्ट सोल्व करोगे, आंसर हमारा यही आएगा। હા કટ. आया आंसर? MVD। तो एंगुलर मोमेंटम सेम मिला बच्चों? હા ओके, तो वो प्रूव हो गया ना, कोई भी जगह पे एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है, સેમ. whatever the point be which the angular momentum is taken, almost answer will be same। okay, तो स्टेटमेंट प्रूव हो गया हमारा, હા hence proved at any point L will be same। कोई डाउट? नो सर। ના. पक्का ना? ठीक है, हाँ चलो अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन रीड करो, तब तक रिकॉर्डिंग बंद है चालू है? ठीक है चालू है, चलो जल्दी से। A non-uniform bar of a weight W is suspended at the rest by two string of negligible weight। ओके, एक मुझे कॉन्सेप्ट बताना, मुझे कॉन्सेप्ट बताओ बच्चों। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फोर्स में पता चलता है बच्चों, હા ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई बता सकता है F1 क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ક્લોકવાઇઝ. F2 એરો કઈ નીચે તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. F3 એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इसमें देख लो, समझ लो, F1 F2 F2 को हटा दो तो F1 F3 आपको लगता है तो ऐसा ही है कि दोनों एक टाइप के फोर्स है, हाँ किला? जब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो आपको लग रहा है ऐसा है कि एक्चुअली तो दोनों सेम डायरेक्शन के फोर्स है, लेकिन जैसे ही कि मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको लिया, उसको धक्का मारा तो वो रोटेशन घुमा और उसको धक्का मारा तो ऐसे घूमेगा। ये चीज खास ध्यान रखनी है, ऑलरेडी मैंने समझा दिया लीवर वाले क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस के अंदर ऐसा यूज होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। कोई डाउट नहीं था ना उसमें? पता चलेगा ना कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज, क्योंकि वो तब काम आ सकता है जब टॉर्क कंपेयर करो एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क वाइज क्लॉकवाइज, याद है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, હા સર. फोर्स इनटू डिस्टेंस,
जब वो फोर्स हो तो पता तो चलना चाहिए कि कौन कौन सा क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स के मैसेज ये टॉपिक चलाया था तब आया था कि सर पता नहीं चल रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। वैसे मैंने वो वीडियो चालू करके बाद में बताया था ना धक्का मारने की प्रोसेस, इससे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर ही होगा सभी को। अब कोई डाउट नहीं ना बच्चों? नो सर। ओके, तो कर लोगे ना खुद सम? हम्म हाँ अच्छा सम है, देख लो। फोर्स यहाँ से लग रहा है, समझ लो कि ये जो फोर्स टेंशन फोर्स लग रहा है वो T1 है। कॉमन लॉजिक के ऊपर ही लगेगा ना, यहाँ खींचने वाला है इसलिए। सिमिलर यहाँ T2 लगेगा। तो दोनों फोर्स को, ये जो फोर्स है टेंशन फोर्स, उसको मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूँ तो ये कन्वर्ट होगा बच्चों। हाँ अब ये एंगल कितना होगा कोई बता सकते हैं? 53.1। और ये कितना होगा? 36.9। तो जब मैं इसको 36.9 मैं टेंशन फोर्स के 2 कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ तो ये Z बन रहा है मैथ्स के हिसाब से, Z यानी कि अल्टरनेट एंगल। तो ये थीटा सेम आया, तो थीटा वाला ये टेंशन फोर्स था T1, तो उसके 2 भाग मिले, ये T1 cos थीटा, इसको मैं यदि थीटा T1 लो sin थीटा। ये T1 sin थीटा। कोई डाउट बच्चों? लेकिन यहाँ थीटा अलग अलग है ना दोनों में, क्योंकि यहाँ देखो थीटा यहाँ 36.9 है और यहाँ 53, इसलिए हम वैल्यू डाल देंगे। सेम होता ना तो खाली थीटा रखते। समझ में आ रहा है? मैं अदरवाइज क्या होगा, आप कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में कटिंग कर लोगे भूल हो जाएगी। जब भी वैल्यू एंगल अलग अलग है ना तो वैल्यू ही लिख दो, जिससे एटलीस्ट भूल से कट ना हो आपसे। या cos थीटा 1 cos थीटा 2 कर दो, वहां से थीटा 1 थीटा 2 करोगे तो भी वापस ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो बेहतर है पहले से डाल दो। बाद में काफी सारे स्टूडेंट क्या करते पता है, सर यहाँ 36.9 था तो यहाँ कितना मिला था कुछ माइनस करके 50, 3.1। साइन भी लिखेंगे और 53.9 भी लिखेंगे, यानी कि 1 भी लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यदि आपने ये थीटा लिया तो ये 30 डिग्री है, तो आपने सिंपल से ये फोर्स था F, तो F का लिख दिया कि F cos थीटा, तो ये F sin थीटा ही आएगा। यहाँ जितना एंगल लिया है उतना ही थीटा लिखना है। यहाँ समझ लो आपने 30 लिया है तो यहाँ 30 ही लिखना है। बाद में ऐसा नहीं करना है कि सर ये वाले भाग में एंगल 60 बन रहा है तो मैं यहाँ 60 लिखूं, ऐसा नहीं करना एग्जाम में। समझ में आ रहा है? ऐसे छोटी गलती कर लोगे एग्जाम में, अभी आपको ऐसा लगेगा सर ये तो पता ही है, ऐसी छोटी गलती कहाँ से होती है, हो जाती है। इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि ये चीज खास ध्यान रखना एग्जाम में। चलो, तो अब यहाँ दूसरे फोर्स लगेंगे, थोड़ा बड़ा बना देते तो प्रॉब्लम ना हो। ओके, T2 के 2 कंपोनेंट, T2 sin 53.1, T2 cos सेट बन रहा है ये। क्योंकि पता चला ना मैंने क्या किया बच्चों, ये थीटा लिया इस साइड, तो यहाँ कंपेयर करो। ओके, तो ये T2, ये एंगल कितना था 53.1, तो T2 cos 53.1। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। चलो, अब दूसरा एक फोर्स लगेगा, कौन सा बच्चों? नीचे फोर्स लगेगा। अब वो कितना मिल रहा है आपको सेंटर ऑफ मास D डिस्टेंस से इस पॉइंट के ऊपर V, W जितना, वेट जिसको बोलते हैं। ओके, वेट W जितना नीचे फोर्स लग रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर क्या है, स्टेबल है, जिसका मीनिंग इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स क्या हो गया बच्चों, इक्वल। ओके, अब इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट कुछ मोशन नहीं कर रहा है तो उसका ट्रांसलेशन मोशन 0 है, तो लेफ्ट साइड के फोर्स और राइट साइड के फोर्स इक्वल होगा ना। ये ऑब्जेक्ट है, इसके इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक्चुअली रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है, ये फोर्स कौन से करा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, लीनियर इक्विलिब्रियम। इसके जो ये वाले फोर्स है ये और ये वाला फोर्स, क्योंकि ये फोर्स ऐसा लग रहा है और ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो दोनों सेम हो गए। पता चल रहा है ना बच्चों?